तो आज स्वर्गीय भीम महतो की स्मृति में आज इस फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल के दिन जितने भी अतिथिगण आए हैं, जितने भी अभिभावक और खिलाड़ीगण आए हैं, उन सभी को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि झारखंड किसी मिट्टी में बंगाल के खिलाड़ी खेलने आए हैं, उड़ीसा के खिलाड़ी खेलने आए हैं। आपको भी हमारे झारखंड में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ चूंकि आज ये खेल का विषय है, मैं थोड़ा खेल पर ही अपनी बात को रखता हूँ। क्योंकि अभी क्रिकेट का फेवर चल रहा है, वर्ल्ड कप का माहौल है कि हम लोग खेल से क्या सीखते हैं। आज निश्चय ही हम लोग सभी जो यहाँ खेलने आए मिडिल क्लास फैमिली से हैं, यानी हमारे माता पिता बहुत कठिनाइयों से, बहुत तकलीफों से हमारे लिए साधन संसाधन जुटा के देते हैं। चाहे खेलने का साधन हो या पढ़ने का साधन हो, हमें बड़ी तकलीफ के साथ जुटा कर देते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके ख्वाबों को हकीकत में कैसे पूरा कर सकें। मैंने वर्ल्ड कप की बात कही तो मैं एक उदाहरण खेल के मैदान से दूंगा। आपने ग्रीन स्मिथ का नाम सुना होगा। आज ये वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, वो पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टीम के कप्तान थे। उन्होंने अपने कमरे में 3 लाइन लिख के रखा था। जिस कमरे में वो सोते थे, खाते थे, पढ़ते थे, उस कमरे की दीवारों में उन्होंने 3 लाइन लिखा था। पहला लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होकर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को खेलना है, ज्वाइन करना है। दूसरा लाइन लिखा था मुझे एक दिन आगे चलकर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराना है। और उन्होंने तीनों लाइन अनुमान जो भी खिलाड़ी होता है वो वर्ल्ड कप जीता। कोई भी खिलाड़ी अगर वो खेलने वाला खिलाड़ी है तो उसका ख्वाब क्या होना चाहिए कि हमको वर्ल्ड कप जीतना है। लेकिन ग्रीन स्मिथ ने कहीं नहीं लिखा था हमको वर्ल्ड कप जीतना है, उसने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया की मान में घुसकर उसे टेस्ट में हराना है। उन्होंने तीनों ख्वाब को पूरा किया। अब मैं ग्रीन स्मिथ की लाइन को आज के युवाओं से जोड़ना चाहूंगा। आज लगभग 10-11 बजे मुझे मेरी बात भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट से हो रही है। मैं दिखने में बच्चा हूँ, राज्य के लोगों की नजर में बच्चा हूँ, लेकिन बड़े बड़े लोग हमें सुनते, हमसे बात करते हैं। साइंटिस्ट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्योंकि वो सरकारी आगे में नाम नहीं बताऊंगा, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, झारखंड में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, जिस कारण जितना हमें हासिल होना चाहिए आज हासिल नहीं हो पाया। तो मैं ग्रीन स्मिथ की उस लाइन को यहां लाऊंगा, क्योंकि आज जो हमारी नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी ग्रीन स्मिथ की तरह अपने सपनों को, अपने ख्वाब को अपने घर की दीवारों पर लिखना होगा। आज के युवा क्या लिखते हैं दीवारों पे पता है? आप ही जब देखिए फेसबुक खोल के, वो लिखता है कि मैंने आज आईफोन लिया एंड माय ड्रीम इज कंप्लीटेड, यानी उसका ड्रीम आईफोन खरीदना है। ये कड़वी बात है, आज की युवा पीढ़ी को सुनना होगा। वो क्या लिखता है? बाजार से एक आईफोन खरीदता है और स्टेटस लगाता है माय ड्रीम इज कंप्लीटेड। क्या तुम्हारा ड्रीम एक आईफोन खरीदना है? बताओ। एक लड़का R15 का गाड़ी खरीदता है और लिखता है माय ड्रीम इज फिनिश्ड। तब कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए आज जो लोग यहाँ आए हैं, आपके माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ पाई जुगाड़ करके आपको आपकी मंजिल की ओर धकेल रहे हैं। आप वहां जाना होगा, क्योंकि ये खेल का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है और हम कोलफील्ड के क्षेत्र में हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। आज से 40 साल पहले हमारे गांव देहात में कहावत कही जाती है, अपने भाषा में कहा है, हमने भाषा ने वो कहावत कहल जाल है, क्योंकि बगल में हमारे मामा घर है कि गावे दो चीजें टका कमाए सकल है। दादू साहब जब बुजुर्ग हाथ तो नहीं याद आता कि गावे केदार दो चीजें टका कमाए सकल है, एवं मटिया कोड़ के नहीं तो टड़िया दौड़ के। कहावत सुना ला तो नहीं? मटिया कोड़ के नहीं तो टड़िया दौड़ के। इसका मतलब क्या है? मटिया कोड़ने का मतलब है आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जो लोग मिट्टी काटते थे, झोड़ा लेके जो लोग मिट्टी काटते थे, मिट्टी काटते काटते उनको BCCL ने सरकारी जॉब दिया।
यानी गांव में आप जाइएगा, पूछिएगा कि इस गांव का सबसे पहला सरकारी जॉब कैसे मिला, बोलेगा बीसीसीएल ने दिया था, टाटा ने दिया था, लेकिन कैसे दिया था ना, मिट्टी काटते काटते सरकारी जॉब दिया था। इसीलिए क्या कहा था कि मटिया कोड़ के, और दूसरा लाइन क्या था, टणिया दौड़ के। अब टणिया दौड़ने का मतलब यानी और जो दूसरा सरकारी जॉब मिला था हवलदार में, चपरासी में, यानी मैक्सिमम पुलिस की नौकरी हमारे लोग करते थे, पुलिस की नौकरी करते थे। इसीलिए लाइन कहा जाता था कि टणिया दौड़ के नहीं तो मटिया कोड़ के। आज भी टणिया दौड़, उनके पूर्वज मिट्टी काटने वाले। इसलिए आज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को हमें साकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और चूंकि भारी संख्या में हमारी बहन लोग भी हैं, हम आपको भी एक ही लाइन कहेंगे, आज ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, ये कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज है। यहाँ स्त्रियों को अपना जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा आज जो बहनें रील्स की दुनिया में जा रहे हैं वो खेल के मैदान में आए, क्योंकि खेल के मैदान में आपका सामना धूप से होता है, सूरज से होता है। जब आपका सामना सूरज से होगा तो आप भी सूरज बनिएगा कि नहीं। इसीलिए कहेंगे चांद बनने से अच्छा है सूरज बनिए, कोई आपको नजर उठा के देख नहीं पाएगा। आपको अगर कोई नजर उठा के देखता है तो कसूर आपका है। आप चांद बनना चाहते हैं तो चांद को चकोर देखता है, आपको चोर लोग देखेंगे। चांद को चकोर देखता है, चकोर और चांद की कहानी फेमस है। इसलिए मेरी बहन बड़ा खुशी हुआ, आप खेल के मैदान में आइए, सूरज से आप सामना कीजिए, सूरज की गर्मी को पाकर अपने ताप को बढ़ाइए। किसी का साहस नहीं होगा आपसे आंख में, क्योंकि ये पुरुषवादी समाज है। यहाँ स्त्रियों को दूसरे नंबर पर यहाँ कहा जाता है। आपको इस समाज में अगर अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको विशेष करना होगा और आपको बताना होगा कि हम लोग 21वीं सदी की बालिकाएं हैं, बेलन भी चलाती हैं और बल्ला भी चलाते हैं। आपको ये बताना होगा दुनिया को कि हम न्यू इंडिया की गर्ल्स हैं, हम श्रृंगार करना भी जानते हैं और समय आने पर आंखों में अंगार भरना भी जानते हैं। आपको ये साबित करना होगा कि हाँ, लड़कियों का कहना होता है शर्माना, हम शर्माना भी जानते हैं और समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राना भी जानते हैं। ये आपको साबित करना होगा, नहीं तो इस दुनिया में जो पूरी तरह से पुरुषवादी सोच पर आधारित है, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। क्योंकि आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। आप जिस एनर्जी के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, जो ऊर्जा आपके पास है, यहाँ कुछ भी संभव है। आप कभी भी किसी पथ में हार मत मानिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, यदि आपके पास समय है तो। नेपोलियन बोनापार्ट, आपने नाम सुना होगा। जैसे भारत में नेताजी बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह का नाम आता है, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आता है। नेपोलियन बोनापार्ट की आयु लगभग 12 साल के आसपास थी। उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। जैसे हम लोग गाँव में हाथ दिखाते हैं, हाथ देखने के बाद लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इसका लकीर ऐसे है, इसका 2 गो शादी होगा, इसका ऐसे नौकरी होगा, इसका ऐसे बीमारी होगा। गांव देहात में सब चलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की लकीरों को देखने के बाद ज्योतिष ने कहा, इसकी हाथ की लकीरें कह रही हैं इसका जीवन बहुत दुखदायी होगा, इसका जीवन बहुत पीड़ादायक होगा। बोनापार्ट ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला, तुम्हारी हाथ की लकीरों में ऐसा लिखा है और ये विधि का विधान है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसे कोई नहीं टाल सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि 12 साल के थे, उन्होंने कहा, यदि हाथ की लकीरों में ऐसा नहीं होता, मेरी हाथ की लकीरें इधर की बजाय इधर चली जाती, तो क्या परिणाम होगा? उसने कहा, लकीरें इधर हैं, मने इधर हैं, जो मैंने कहा सो होगा, लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता है। नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ख्वाब रखते थे सेनापति बनने का, अपने कमर में एक छोटा सा छुरा लेके चलते थे। उन्होंने 1 मिनट का लेट नहीं किया और अपने हाथ के बीच उस छुरे को रखा, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और पूरे हाथ लहू से भर गया। ज्योतिष को कहा कि आपने कहा था कि हाथ की लकीरें को कौन मिटा सकता है, अब मैंने अपनी हाथ की लकीरों को खुद काट दिया, अब क्या भविष्यवाणी? ज्योतिष ने सर में हाथ रखा और एक ही लाइन कहा कि जिस नौजवान में ऐसा चिन्ह है, वो काल के कपाल में लिखे को मिटा सकता है। आज तुम उसी उम्र के पड़ाव में, ये मत सुनाना लोगों को कि मेरी किस्मत में तुम नहीं शायद। जिनकी हाथ नहीं है उनका अभी किस्मत है, तुम्हें ठानना होगा। जब तक तुम ठानोगे नहीं, तुम किसी मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, क्योंकि खेल का संबंध नौजवानों से होता है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा
कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आपके माता पिता बहुत उम्मीद के साथ आपके लिए साधन संसाधन जुटाते हैं, आपको जगह जगह खेलने भेजते हैं, पढ़ने के लिए दूर शहरों में भेजते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ड्रीम देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग आप आए हैं, मान के चलिए आप जो बनना चाहती हैं, कुछ तो बनना चाहते हैं आप, कि आपकी माँ बनना नहीं चाहती थी? बनना चाहती थी, लेकिन उनका सपना कहीं ना कहीं परिस्थितियों के अभाव के कारण पूरा नहीं हो पाया। आपके पिताजी भी कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी के पास साधन संसाधन नहीं था, वे बन नहीं पाए। इसका उदाहरण अगर आपको जानना है, आप राहुल द्रविड़ को जानिएगा। राहुल द्रविड़ का नाम आपने सुना है, मैं बार बार खेल का मैदान हो इसलिए खेल से जिक्र कर रहा हूँ। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के एक बहुत बड़े स्तंभ है बल्लेबाजी के, लेकिन आज तक वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। यानी हमारे और आपके हिसाब से उनका सपना चकनाचूर हो गया था। लेकिन क्या पता है, आज राहुल द्रविड़ 2019 में इसी भारतीय टीम में वर्ल्ड कप जीतने के कगार पर खड़े हैं, खिलाड़ी बन के नहीं, कोच बन के खड़े। यानी आपके माता पिता ने जो सपना अपने लिए देखा था, वो सपना नहीं पूरा कर पाए, वो सपना आपकी आंखों में दिख रहे हैं। सपने कभी नहीं मरते हैं, सपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, सपने कभी नहीं मरते हैं। यदि आपके माता पिता ने कोई सपना देखा होगा, उन्होंने हासिल नहीं किया होगा, लेकिन वो सपना आज भी नहीं मरा है। वो अपने संतान से, वो अपने बच्चों से चाहता है, वही सपना उनकी आंखों से पूरा होता हो देखो। और आप चले जाइए मार्केट में, जितना गर्व आपको अपने अचीवमेंट पे नहीं होगा, अभी जितना भाई लोग अभी बीएसएफ सीएसएफ बने, उनको जितना गर्व नहीं हो रहा है अपने बीएसएफ सीएसएफ बनने पर, जाके उनके बाप से पूछिए, मार्केट में मुझको में ताव देता मिलेगा। ड्रीम कभी नहीं बनते हैं। इसलिए बहुत मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक का सफर तय करवाया है, अपने ड्रीम को नहीं मरने। उस सपने को साकार करें। वो सपना एक आकृति बनकर आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में आकार ले रहा है। और चूंकि ये खेल का मैदान है, मैं मानता हूं आप लोग काफी दूर से आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंत में इतना ही कहूंगा एक छोटी सी कहानी के साथ, कि हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से, कैसी परिस्थितियां आती हैं, कैसी स्थितियां आती हैं, उनसे हतोत्साहित नहीं होना है, उनसे हताश नहीं होना है, उनसे निराश नहीं होना है, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी में, एक मजदूर हुआ करता था। मजदूर आप लोग जानते हैं, मजदूर यानी दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे कम पैसा पाने वाला, उसको मजदूर कहते हैं। तो मजदूर हुआ करता था, जिस प्रकार सभी का अपनी आस्था है, किसी की ईश्वर में, किसी की अल्लाह में, किसी की बुढ़ा बाबा में, किसी की महाराज में। तो एक दिन अपने ईश्वर को याद करता है कि आप प्रकट हो जाइए और मुझे कुछ वरदान दो। उसके ईश्वर आते हैं और आकर पूछते हैं कि मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगते हो? उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब चाहूं तब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। सबसे शक्तिशाली इंसान रहे, वस्तु रहे, पशु रहे, पक्षी रहे, कोई मतलब नहीं, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूं। बोला ठीक है, तुमको जब मन लगेगा कि ये शख्स दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, तुम मांग लेना, तुम बन जाओगे। लेकिन एक शर्त है, तुमको दोबारा मजदूर नहीं बनाएगा। तो बोला, यार दोबारा मजदूर बनना भी किसको है, कौन चाहेगा कि दोबारा मजदूर बने? बोला ठीक है, दोबारा सोच लो, तुम जो चाहोगे बना देंगे, प्राइम मिनिस्टर से राष्ट्रपति बना देंगे, मेसी रोनाल्डो बना देंगे, लेकिन दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे, सोच लो। बोला सोचना नहीं, मुझे बना दो। बोला ठीक है, घर जाओ, तुमको जो इच्छा करे मांग लेना, तुम बन जाओगे। वो घर आया, उसने देखा कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लगभग 100 की संख्या में पीछे पीछे। उसने कहा, यार प्रधानमंत्री से बड़ा और कौन होता है, प्रधानमंत्री से पावरफुल कौन होता है? उसने याद किया अपने ऊपर वाले को कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। बोला ठीक है, लेकिन दोबारा मजदूर नहीं बनाएगा। वो 1 महीना प्रधानमंत्री बन के रहता है। 1 महीने बाद सूरज की किरण उसके चेहरे पे पड़ती है, पसीना पसीना हो जाता है। उसका क्या ख्वाहिश था कि सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन, सूरज का रोशनी उसको अचंभित कर देता है। बोला यार प्रधानमंत्री तो कमजोर है, उससे मजबूत तो सूरज की रोशनी है, मुझे सूरज बना दो। फिर उसने क्या कहा कि दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। बोला बनना ही कहा, मुझे सूरज बना दो। वह सूरज बन जाता है। 1 महीना सूरज बन के रहता है, इतराता है, मौज करता है, मस्ती करता है। 1 महीना बाद सूरज को काले बादल घेर के खड़े हो जाते हैं। कभी कभी दिन में सूरज दिखाई नहीं देता है बादलों के कारण,
यानी अब उसे क्या लगता है कि सूरज से भी शक्तिशाली काले बादल है। और फिर क्या कहता है, मुझे काले बादल बना दो। 1 महीना वो काला बादल बन के रहता है, इतराता है, मौज मस्ती करता है, इधर उधर घूमता है, लोगों को बताता है कि अब तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं काला बादल हूँ। अचानक काला बादल एक दिन पहाड़ से टकरा के रुक जाता है। कि बादल का भी एक लिमिट होता है, वो पहाड़ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसके आगे नहीं जा सकता है। अब फिर वो बोलता है कि आज के बाद मुझे पहाड़ बना दो। फिर क्या पहाड़ बन जाता है। 1 महीना पहाड़ बन के इतराता है, घूमता है, नाचता है, गाता है। अब एक दिन गहरी नींद में सो जाता है। अचानक उसका एक आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो तुरंत बताता है कि पहाड़, वो आवाज थी किसी के पीटने की। वो तुरंत उसको याद करता है कि ये कौन है जो पहाड़ को मार रहा है, पीट रहा है। मुझे वही इंसान बना दो जो पीट रहा है। वो पहाड़ था। बोला अरे पगले, आंख खोल के देखो कौन है। कौन था पता है? एक छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ की पत्थरों के को तोड़ रहा था। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप से सेटिस्फाइड है। उसने कहा था दोबारा मजदूर नहीं बनाएंगे। वो पहाड़ बन के चिल्लाता रहा, हल्ला करता रहा, लेकिन उसने दोबारा उसको मजदूर नहीं बनाया, क्योंकि वो मजदूर सही उठा था। यानी देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। बाकी तुम जिस कार्य में हो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग काम वही है, तुम वही से आगे बढ़ो। क्योंकि आप लोग बालिकाएं हैं, मैं एक बालिका की जीवनी से आपको परिचित करवाता हूँ। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को चढ़ने वाले, उससे पहले बछेंद्री पाल जो भारत की थी, आपने ये सुना होगा, लेकिन आपने उनकी स्टोरी को शायद बहुत कम लोग सुने होंगे, क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स थी, आप भी स्पोर्ट्स हो, इसलिए मैं सुना रहा हूं। वो शायद एसएससी का एग्जाम देने के लिए दिल्ली की किसी ट्रेन में कहीं एग्जाम सेंटर जा रही थी। ट्रेन में चोरों के साथ उसका हाथापाई होता है, उसके चेन को छीनने का वो प्रयास करता है। तो जाहिर सी बात है, जो लड़कियां भाई वो रेस वाली थोड़ी थी, ग्राउंड वाली थी, उठा के पटका पटकी होने लगा। उसी क्रम में उसको धक्का दे दिया और वो सीधे ट्रेन की पटरी के नीचे, उसका दोनों टंग कट गया। 4 दिन वो बेहोश रही। जब अपने आप को उसने पाया तो देखा कि इसका दोनों टांग नहीं है। तो उसने अपने आप से एक ही वो वादा किया कि देख, जो भी हो, ईश्वर हो, भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, जो भी हो, अगर तुमने मुझे बचाया है तो घास छिलने के लिए नहीं बचाया है, मुझे इतिहास बनाने के लिए बचाया है। जिस लड़की का दोनों टांग कट चुका है, उम्मीद कीजिए वो क्या ड्रीम लेगी कि गाना गा ले। अब उसका दोनों टांग नहीं है तो ऑप्शन क्या है, सिंगिंग कर ले, या कोई ऐसा ड्रीम बनाओ जो हाथ से पॉसिबल हो, या जबान से पॉसिबल हो, शरीर से पॉसिबल हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने क्या ड्रीम बनाया पता है, कि हम एक ऐसा काम करेंगे जिसको आपने अगर सोचेगा तो सपनों में भी सिहर उठेगा। हम माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जिसका दोनों टांग नहीं है, जिसका दोनों टांग नहीं है, वो कह रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। अब उसको कोचिंग का जरूरत है ना, जैसे आपके कोच हैं, वो टिप्स लेने के लिए अपने कोच के पास गई। तो कोच कौन? बछेंद्री पाल। उससे जाकर कहा कि दीदी मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। बछेंद्री पाल ने एक ही लाइन कहा कि तुम जिस अवस्था में हो, तुम्हारे दोनों पांव नहीं है, और जो अवस्था में तुम हो, अगर कोई दूसरा होता वो चलने के बारे में सोचता, वो दौड़ने के बारे में सोचता। तुम पहाड़ चढ़ने की बात कर रही हो, मान लो तुमने पहाड़ को चढ़ लिया है, बस दुनिया को तारीफ का इंतजार हो। दुनिया में आप जो चाहते हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में हैं कि आप उस मुकाम को हासिल कर सकें। विशेष ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप जितने भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। जो लोग विजेता बने उनको बधाई, और जो लोग उप विजेता बने उनको अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। और चूंकि हमें भी अफसोस लगा कि आपका खेल हम देख नहीं पाए, क्या करें, हमारा जीवन ही ऐसा है, नहाना धोना खाना पीना कहाँ होता है कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन में 4 को 5 को जिला का हमारा दौरा रहता है। और चूंकि खेल से हमारा भी प्रेम रहा है, बहुत प्रेम रहा है। आजकल के युवा के पास अब चले जाइए,
अपने हाथ में वो माता पिता का नाम लिखता है, यदि प्रेम करने वाला है तो प्रेमिका का नाम लिखता है। मेरा हाथ देखिए, हमने सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा है। हम भी खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं, इसलिए खेल के मैदान तक हम लोग दौड़ के आए। आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हम भी एथलेटिक्स हैं, इसीलिए देखिएगा पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। मुख्यमंत्री हमारे भाषण की जब कॉपी करते हैं ना, तो लड़का लोग फेसबुक में लिखता है कि मुख्यमंत्री जी टाइगर का भाषण कॉपी करते हैं, ठीक है, उसका स्कॉर्पियो में उड़ के चढ़ने का स्टाइल कॉपी मत कीजिएगा, डंडा टूट जाएगा। आज जितने भी हमारे भाई बंधु, हमारी बहनगण आई हैं, आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ड्रीम को बनाइए और उस ड्रीम को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, अपनी मंजिल को पाइए। हमारी ओर से आपको असंख्य शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति को, जिन्होंने एक बेहतरीन कार्य का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं में निखार आने का अवसर मिला। और एक पंक्ति के साथ मैं समापन करूंगा कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से तेरा हटकर चल। अरे लीग पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न मिले मंजिल, राहों में राही आराम। दादा तौर से वो विशेष रिक्वेस्ट है, हम जाना है कोई हमारे बहुत दिल से हमारे समर्थक लगे और प्रेम से हम गदगद ही है, लेकिन तो जब हमारी चिंता करे, हमें तो चिंता करे हो नहीं लिया रिक्वेस्ट। तो हमारी चिंता करे हैं तो हम तो चिंता करें, इटा लेने हैं तो नुकसान है। और हम तो धोनी के हिसाब किताब भी बनवा लियो कि धोनी बोला कि धोनी के एमपी बनेगो, एमएलए बनेगो, तो हम तो खाली कह दियो धोनी अगर 6 महीना गुटखा नहीं खेबे तो हम 4 गो लोकसभा सीट पूरा उड़ा के देते। एकदम सही हिसाब किताब ना मालूम हो, धनबाद के हिसाब के पढ़ा लिखा लिया भाई। धनबाद में मोटा मोटी 22 लाख वोटर है।